वेलकम एवरीवन टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोपी शुक्ला चैप्टर। टोपी शुक्ला कहानी राही मासूम राजा द्वारा लिखे उपन्यास का एक अंश है। अब ये जो टोपी शुक्ला है ये वो वाली टोपी नहीं है जो हम लोग पहनते हैं, ये एक बच्चे का नाम है। इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं उन्होंने बताया है कि बचपन में बच्चों को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वो वहीं रहना चाहते हैं। टोपी को बचपन में अपनापन अपने परिवार की नौकरानी और अपने मित्र की दादी से मिलता था, तो वो उन लोगों के साथ रहना चाहता था। कहानी जो ये पूरी कहानी है ये टोपी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। टोपी के पिता डॉक्टर हैं, उनका परिवार भरा पूरा है, मतलब घर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। ये परिवार अत्यधिक संस्कारवादी है, घर के अंदर संस्कार वगैरह बहुत ज्यादा हैं। घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, घर में कोई भी चीज जो है उसकी कमी नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं। टोपी का एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम था इफिन। टोपी का एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम था इफिन। टोपी हमेशा उसे इफिन कहकर ही पुकारता था। इफिन को बुरा बहुत लगता था इस बात का, परंतु वो फिर भी उससे बात किया करता था क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मजहब वो भी अलग अलग थे, फिर भी दोनों में खैरी दोस्ती थी, दोनों में प्रेम का रिश्ता था। अब आखिर टोपी और इफिन का असली नाम क्या था, और यही दोनों इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। तो जो बाल भद्र नारायण शुक्ला थे उनका निकनेम था टोपी, मतलब अब आपको टोपी का असली नाम पता चल गया। और सैयद जरगम मुर्तजा Do you want to level up your math skills? Let's जो पूरा नाम था वो था सैयद जरगम मुर्तजा, काफी लंबा चौड़ा नाम है। इफिन के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। अब मौलवी कौन होते हैं? जो आपने मस्जिद वगैरह देखी है, जैसे मंदिरों के अंदर पंडित होते हैं, चर्च के अंदर फादर होते हैं, ऐसी मस्जिद वगैरह के अंदर मौलवी लोग होते हैं। इफिन के दादा परदादा ये सब लोग मौलवी थे। वे जीवित रहते हुए हिंदुस्तान में रहे थे, परंतु उनकी लाश को करबाला ले जाकर दफनाया गया। इफिन के पिता जो उनके खानदान में पहले बच्चे थे जो कि हिंदुस्तानी थे। इफिन की जो दादी थी वो मौलवी परिवार से नहीं थी, वो एक जमींदार परिवार की थी, पूरब की रहने वाली थी उनकी दादी। उनकी ससुराल लखनऊ में थी जहां गाना बजाना बुरा माना जाता था, और इसी वजह से इफिन के जो पिता थे उनकी शादी के समय उनके मन में विवाह के गीत गाने की इच्छा हुई थी, परंतु इफिन के दादा के डर से उन्होंने गाना नहीं गाया। उन्हें इफिन के दादा से केवल एक शिकायत थी कि वे सदा मौलवी बने रहते थे। अब जो मौलवी लोग होते हैं, जैसे आपने पंडित लोगों को देखा होगा, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। आपने देखा होगा जब पंडित जी के पास जाओगे तो काफी स्ट्रिक्ट होता है, उनका नेचर रूटीन वगैरह फिक्स होता है। इसी तरीके से मौलवी लोगों का भी रूटीन फिक्स रहता है। तो यहाँ पर जो दादी थी उनकी एक ही शिकायत थी कि वो हमेशा मौलवी बने रहते थे। इफिन की दादी जब मरने लगी तो उन्हें अपनी माँ के घर की याद आने लगी। इफिन उस समय स्कूल गया हुआ था, उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था क्योंकि उसकी दादी रात के समय उसे बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां सुनाया करती थी। दादी पुरबिया भाषा बोलती थी। अब ये पुरबिया भाषा कौन सी है? पूरब की जो डायरेक्शन के अंदर भाषा बोली जाती है उसे हम लोग पुरबिया भाषा बोलते हैं, जो इफिन को बहुत अच्छी लगती थी। टोपी को भी जो इफिन की दादी की पुरबिया भाषा थी वो बहुत अच्छी लगा करती थी। टोपी को इफिन की जो दादी थी वो बहुत अच्छी लगती थी कि ऐसा लगता था मानो कि वो उसकी माँ से भी अच्छी हैं। लेकिन टोपी को अपनी दादी से नफरत थी। वो इफिन के घर जाकर उसकी दादी की बातें सुना करता था। टोपी बहुत मजे आते थे उसे इफिन की दादी के साथ बैठने में। एक दिन टोपी ने अपने घर में जैसे ही अपनी माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग किया, उसी क्षण उनके घर के अंदर तूफान आ गया। घर के अंदर तूफान कैसे आ सकता है? मतलब सब लोग घर के अंदर भड़क उठे। माँ से ज्यादा उनकी दादी को गुस्सा आया। टोपी ने अम्मी शब्द का इस्तेमाल कैसे करा? बाद में टोपी की बहुत पिटाई हुई। टोपी की माँ ने उसे बहुत मारा। उसके भाई मुन्नी बाबू ने माँ से झूठ कह दिया कि मम्मी देखो टोपी कबाब खाकर आया है, जबकि कबाब तो मुन्नी बाबू ने खुद खाए थे। सबने मुन्नी बाबू के झूठ को सच समझ लिया और टोपी के पास बहुत ज्यादा जाकर पिटाई करी उसकी, और उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। टोपी के पास अपनी सफाई देने का कोई रास्ता ही नहीं था। अगले दिन टोपी स्कूल गया, तब उसने इफिन को सारी घटना बताई। अरे यार मेरी तो बहुत मार पड़ी, मुन्नी बाबू ने झूठ बोल दिया घर पे। भूगोल के चौथे पीरियड में दोनों स्कूल से भाग गए। उन्होंने दुकान से केले खरीदे। अब पंचम की दुकान से उन्होंने केले क्यों खरीदे? क्योंकि टोपी केवल फल खाता था। टोपी इफिन से कहता है क्यों ना हम लोग अपनी दादी बदल लें। इफिन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। भाई तुम्हें पता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता टोपी? क्योंकि जो मेरी दादी हैं वो मेरे पिताजी की माँ भी तो हैं, इसलिए हम लोग इतनी आसानी से दादी नहीं बदल सकते। इफिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा फिक्र मत करो टोपी, तुम्हारी दादी जल्दी मर जाएंगी क्योंकि बुढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं। इतने में नौकर आता है, भागा। नौकर आकर सूचना देता है इफिन को, तुम्हारी दादी की मौत हो गई है इफिन। शाम को जब टोपी इफिन के घर गया तो वहां पर सन्नाटा पसरा पड़ा था, शांति ही शांति थी। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। टोपी के लिए सारा घर मानो खाली हो चुका था। टोपी ने इफिन से कहा तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो बहुत अच्छा होता। मतलब कि उसने अपनी भाषा में ये कहा कि तुम्हारी दादी की जगह इफिन मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। कुछ ही समय के बाद इफिन के पिता का तबादला हो गया, मतलब कि ट्रांसफर हो गया। उस दिन टोपी ने कसम खाई कि वो आगे से ऐसे किसी भी लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी बदलने वाली हो। इफिन के जाने के बाद टोपी अकेला हो गया। उस शहर के अगले कलेक्टर हरिनाम सिंह थे। उनके 3 लड़के थे। तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डुब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। तो जो तीनों लड़के थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे टोपी से, इसलिए उसकी दोस्ती नहीं हो पाई।
उनमें से किसी ने टोपी को अपने पास फटकने ना दिया। मतलब टोपी को वो लोग खिलाते वगैरह भी नहीं थे, ज़्यादा उससे बातचीत भी नहीं करते थे। जो माली और चपरासी थे उन्होंने टोपी को कलेक्टर के बंगले में घुसने दिया। टोपी कलेक्टर के बंगले के अंदर घुसता है। वो उन तीनों लड़के जो गुड्डू था, बिल्लू था और डुब्बू था उनको देखता है। वो तीनों मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी का झगड़ा हो गया। डुब्बू ने अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। अल्सेशियन कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा था, गुस्सा कर रहा था, टोपी भाग रहा था। कुछ ही देर बाद टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी। फिर उसे होश आया। तब उसे पता चला कि वो डॉक्टर के यहाँ पर है। फिर उसने कभी भी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं करा। गलती से भी उन लड़कों के पास मिलने के लिए वो नहीं गया आगे से। इसके बाद टोपी ने अपना अकेलापन घर की बूढ़ी नौकरानी सीता से दूर करा। वो सीता से बात किया करता था। सीता भी टोपी को बहुत प्यार करती थी। वे उसका जो भी दुख दर्द था वो समझती थी बहुत अच्छे से। घर के सभी सदस्य टोपी को बेकार समझते थे। घर में सभी के लिए सर्दी के गर्म कपड़े बने, परंतु टोपी को मुन्नी बाबू का उतरा कोट मिला। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया और वो कोट घर की नौकरानी केतकी को दे दिया कि लो केतकी, तुम पहन लो इस कोट को। उसकी इस हरकत पर दादी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला, टोपी अब तू अपनी पूरी सर्दियां ऐसे ही कपड़ों में बिताएगा, कोई तेरे लिए सर्दी के कपड़े नहीं बनेंगे। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, जिस कारण उसका घर में और ज्यादा डांट पड़ने लगी, मजाक उड़ने लगा। जिस समय वो पढ़ने बैठता था उसी समय घर के सदस्यों को बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाना होता था। बोलते थे, अरे जाओ टोपी मार्केट से ये ले आओ, अरे जाओ टोपी वो ले आओ। तो बेचारा टोपी पढ़ने अच्छे से बैठ ही नहीं पाता था। स्कूल में भी जो उसके अध्यापक थे उन्होंने उसका सहयोग नहीं किया। मतलब जो टीचर्स थे उन्होंने उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी। अध्यापकों ने उसके 9वीं में लगातार 3 बार फेल होने पर उसे नजरअंदाज कर दिया था। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। मतलब जो जूनियर स्टूडेंट्स थे, उससे छोटी क्लास के बच्चे थे, उनके साथ अब बैठना पड़ रहा था टोपी को, तो उसे बहुत बुरा लगता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके साथ सहानुभूति रखता हो, मतलब बिल्कुल भी टोपी के लिए सैड फील करता हो या उसकी सिचुएशन समझता हो, उससे परीक्षा में पास होने के लिए प्रेरित करता। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसको मोटिवेट भी करता कि बेटा तुम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, कोशिश करो। कोई भी उसे मोटिवेट भी नहीं करता था। घर और स्कूल में किसी ने भी उसको अपनापन नहीं दिखाया। उसने स्वयं ही मेहनत की और तीसरी श्रेणी में 9वीं पास कर ली। फाइनली उसने 9th क्लास पास कर ली। उसके 9वीं पास करने पर दादी ने कहा, अरे बेटा बहुत तेज रफ्तार है तुम्हारी तो, चलो तुमने 9th पास कर तो लिया तीसरे वर्ष में, बहुत अच्छे। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त था स्कूल में आपके साथ पढ़ता हो और उसके पापा का ट्रांसफर हो गया हो और वो चले गया, फटाफट उसका